बेबाक लाइव में पुनः आपका स्वागत है। आज हम फिर एक विषय जो हमारा कल का बजट आया हुआ है उसके ऊपर आएंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपक कोचगवे जी आज उपस्थित हैं। सर वापस आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और कल सर हमारे एक बजट में वित्त मंत्री जी ने निर्मला सीतारमण जी ने लेके आया है, उसका आप आज के परिवेश में जो आम लोग है उस पर क्या असर है और क्या लगता है ये रेल बजट और आम बजट को जो लेके आए हैं उस पर कुछ अपना राय देते। कल जो बजट पेश हुआ तो ये पूरा मामला अर्थशास्त्रियों का है। अर्थशास्त्री बजट तैयार करते हैं, अर्थशास्त्री बजट के बारे में बातचीत करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस हाउस का ये बजट होता है। सरकार अपनी योजनाओं को कैसे लागू करती है ये सरकार पहले से तैयार करती है। क्योंकि मैं एक पत्रकार की हैसियत से आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी नहीं, मगर अनुभव के आधार पर हम लोगों ने बहुत वर्षों तक बजट पे की प्रतिक्रिया ली है, बजट के बारे में जाना है। तो आज बिहार के 3 दिग्गज अर्थशास्त्री की याद मुझे आ रही है। ये 3 अर्थशास्त्री जब भी बजट पेश होता था तो हम लोग दौड़े दौड़े चले जाते थे और उनकी प्रतिक्रिया लेते थे। क्योंकि वो जो प्रतिक्रिया देते थे वो बहुत ही परफेक्शन से भरा हुआ होता था। तो आप पूछेंगे कि वो कौन 3 अर्थशास्त्री थे? बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है आपसे। वो थे प्रख्यात अर्थशास्त्री हरिशंकर प्रधान, बहुत बड़े नाम थे अर्थशास्त्र के। उनके दुनिया के हर एक जर्नल में उनकी आर्टिकल छपा करती थी। अच्छा। और वो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना के यानी जाने माने अर्थशास्त्री माने जाते थे। दूसरे अर्थशास्त्री थे शहबाज गुप्ता, जो आगरी इंस्टीट्यूट था जिसके वो डायरेक्टर जनरल थे। और बिहार के अर्थशास्त्र पर या भारत के आर्थिक पक्ष पर शहबाज का कोई स्थान ही नहीं था। दुखद बात यह है 2-3 दिन पहले उनका निधन हो गया बजट आने से पहले। तो हम लोग दौड़े दौड़े उन लोग के पास, शहबाज गुप्ता के पास जाते थे। आज शहबाज नहीं है, हम श्रद्धांजलि देते हैं। और हरिशंकर प्रधान भी नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। क्योंकि बजट पर उनकी त्वरित प्रतिक्रिया होती थी। अच्छा। और शहबाज गुप्ता जो थे, बिहार सरकार का बजट हो या आर्थिक पक्ष हो वो बताते थे। तो ये मैं जानकारी के तौर पर बता देता हूं कि ये ऐसा था। जहां तक बजट का जो अभी का बजट है, मोदी सरकार का कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है, बिल्कुल, है ना। जी जी। और ज्यादा लोक लुभावन भले न दिखे, मगर खर्च और बचत का संतुलन साधना जरूर दिख रहा है। जी। खर्च और इसका संतुलन कैसे हो, क्योंकि कोरोना काल में अभी भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई थी, लॉकडाउन हुआ था और बिजनेस हाउसेस बंद हुए थे, सिनेमा हॉल बंद हुए थे, जितने भी होटल बंद हुए थे। तो इसका आर्थिक असर पड़ा। क्योंकि कल देश का बजट, कल मुझे ये कार्यक्रम कल ही करना चाहिए था, मगर चूंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बजट पर जो हमें प्रतिक्रिया मिली है लोगों से, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें है कि कल पहले तो बजट होता था, रेल बजट अलग होता था, आम बजट अलग होता था। मगर जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने इसे मर्ज कर दिया और अरुण जेटली ने, जो उस समय वित्त मंत्री थे, ने रेल बजट भी और आम बजट भी एक साथ पेश किया और एक नई शुरुआत की, जो कि सीतारमण ने भी कल वही किया। और कल आपको डिफरेंट मीडिया में बहुत सुनने को मिला कि ये हो जाएगा, इसमें ऐसे बढ़ेगा, इसमें ये होगा, ये सारी बातें कल दिखी है। मगर मैं ये कहता हूं कि आज
इस बजट को अगर आप पढ़ते हैं या जानते हैं तो कोरोना काल के संकट से निकले देश के लिए सरकार ने हेल्थ पर फोकस किया है, बिल्कुल हेल्थ पर फोकस किया है और संभवतः 35,000 करोड़ उन्होंने हेल्थ सेक्टर को दिया है। क्योंकि कोरोना काल में हम तैयार नहीं थे। हेल्थ के लिए तो उन्होंने कई प्रोग्राम्स भी लाए हैं। जी हाँ, हेल्थ सेक्टर पर एक अच्छा प्रयास है उनका और हेल्थ सेक्टर पर मजबूत बनाने की दिशा की ओर ये एक कदम है। भले इसे कैसे इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, कैसे राज्य सरकार उसको देती है, वो तो आम बजट आपका आईना है। तो आप उस आईने में अपने चेहरे को, ये मैं राज्य सरकार के लिए कहता हूँ, केंद्र सरकार से कैसे उन्हें बजट मिलेगा, राज्य सरकार कैसे इसे आगे करेगी। तो ये इसमें ये जो है कोरोना काल के संकट से निकले देश के लिए जो मैंने बताया हेल्थ पर फोकस किया है, यह बजट उम्मीदों का दिखता है, उम्मीदों का दिखता है। उम्मीद है कि हमारा जो है ये बजट से हमारे आर्थिक स्थिति जो है वो कुछ सुधरेगी। देखिए हर साल बजट आता है, बिल्कुल हमें गरीब को बजट से मतलब नहीं होता जी। बजट से मतलब होता है सरकार, बड़े हाउसेस, सेंसेक्स, बाजार, ये सारा होता है। एक गरीब को, एक आम आदमी को चाहिए कि उसका टैक्स स्लैब कम हो, मध्यवर्गीय को। एक गरीब को चाहिए कि मुझे रोटी मिले, एक रहने को घर मिले, कपड़ा मिले और शिक्षा मिले और स्वास्थ्य से हमें उसमें लाभ मिले। तो ज्यादातर संख्या यही है श्रुति। और बाकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्राइवेटाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं, टोटल प्राइवेटाइजेशन में बिजली, रेलवे का ट्रैक, फिर बहुत सारी ऐसी चीज, हवाई अड्डा, ये सबको आप प्राइवेट सेक्टर, सड़क निर्माण से लेके हवाई उड़ान तक हम लोग बोल सकते हैं कि आज प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। बिल्कुल ये बात सच है। तो सरकार मान रही है कि हमने जो बजट किया है इससे मेरी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, सुधरेगी और सुधर सकती है। ये दो चीज आपके सामने आता है। तो कोविड की वजह से जब अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी, ऐसे में हेल्थ केयर और वैक्सीनेशन के लिए फंड का प्रावधान करना अहम साबित हो सकता है। बिल्कुल अहम साबित हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, बशर्ते कि आप इसे किस तरह लागू करते हैं। ये तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं सर। बाकी तो जो गवर्नमेंट है वो उसको कैसे लागू करती है, फिर बिहार सरकार, अन्य सरकार इसको कैसे लागू करती है, वो तो है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन उफान पर है, इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर 40,000 करोड़ किए गए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्टर भी लगता है सर, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं काफी दिनों से किसान आंदोलन चला रहा है। यह जो फंड दिया गया है वो है एपीएससी मंडियों के लिए, मंडियों के लिए ये फंड दिया गया है। सरकार घोषणाएं तो करती है परंतु इसके लिए फंड आएगा कहाँ से? आपने घोषणा कर दिया कि मैं ये करूंगा, ये फंड आएगा कहाँ? फंड की व्यवस्था करना आसान नहीं दिखता है। ठीक है, अब सरकार को आय बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। हमको लगता है कि सरकार जो आय बढ़ाने की बात कर रही है वो जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, जिससे बड़े बड़े हाउसेस को इन्वॉल्व कर रही है, ये दिखता है। आगे चल के क्या होता है। खेती का बजट तो पहले 1.41 लाख करोड़ था, वो घटा दिया इन्होंने, 1.31 करोड़ कर दिया खेती के बजट पर। मिडिल क्लास को डायरेक्ट राहत नहीं मिली। डायरेक्ट राहत का मतलब है कि आपको जो टैक्स स्लैब था, आपको और भी चीजें हैं, वो डायरेक्ट लाभ नहीं मिला। कोरोना संकट के बाद कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया, ये एक बात है कि चलिए कोरोना काल में बहुतों की आय कम हो गई तो वही टैक्स मत लगाओ, छोड़ दो। जैसे ईपीएफ में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा जमा पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स के दायरे में आ जाएगा। ये एक
टैक्स का जो हम लोग रिटर्न आम आदमी भरते थे उसमें उनको थोड़ी परेशानी होगी, मगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर सरकार इसे निश्चित रूप से कर देती है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और टेक्सटाइल सेक्टर पर बल कर दिया गया, उसे बूस्ट किया गया है, जिसमें बहुत सारी नौकरियां आएंगी और नौजवान जो है नौकरी जो नहीं मिल रही है उसमें उनको फायदा हो। सोना चांदी सस्ते हो गए, इससे कोई मिडिल क्लास और गरीब को ऐसा कुछ फायदा होने वाला नहीं। मोबाइल का दाम बढ़ गया, फ्रिज का दाम बढ़ गया, तो आप इधर से छुए या इधर से छुए, आपने कहीं न कहीं से। और सबसे बड़ा है कि पेट्रोल में 2 रुपये 50 पैसे और डीजल में 2.5% और डीजल में 4% शेष बढ़ा दिया गया, दे दिया गया, मगर दावा किया गया कि दाम नहीं बढ़ेंगे। और जो आम आदमी से जुड़ा हुआ, जैसे पुराने वाहन जो 10 साल का आपके पास 10-15 साल में आपको उसको ये कर देना चाहिए, उसे बढ़ाकर 20 वर्षों तक किया गया कि आप पुरानी गाड़ियों को 20 वर्षों तक चला सकते हैं और कमर्शियल को 15 वर्षों तक चला सकते हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इससे 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा और 50,000 रोजगार पैदा होंगे। मगर एक चीज देखो मुझे समझ में नहीं आती कि इनकम टैक्स रिटर्न की सीमा इन्होंने 75 वर्ष से ऊपर की है, जो 76 के बाद है, 80-90, ऐसी संख्या बहुत कम है। आप ये कुछ अटपटा सा मुझे लगा कि ये 75 से ऊपर के लोगों को आप जो राहत दे रहे हैं वो उस वक्त ऐसे स्थिति में होते हैं कि वो घर में बाल बच्चे के सहारे उठते हैं, चल पाते नहीं हैं, बीमार रहते हैं, खाने की व्यवस्था उनकी अच्छी होती है मगर खा नहीं पाते। तो ये व्यवस्था उन्हें ऐसी करनी चाहिए थी कि जो क्लास पेंशन पा रहा है वो ITR के दायरे में आए, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है और जिनकी आय है नहीं, जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं 60+, वहां ये ITR की बात होनी चाहिए थी, न कि 75 पार के बारे में होनी चाहिए थी। तो आपको मैंने मोटा मोटी बता दिया, एक पत्रकार की हैसियत से और इकोनॉमिक्स की हैसियत से नहीं, मगर मैंने जो बताया कि शहबालदा की बड़ी याद आ रही है। मैं दौड़ा जाता था, शहबालदा क्या है, आइए दीपक जी बैठिए। मैं प्रधान साहब के पास जाता था जब मैं आज में था और राष्ट्रीय सहारा ऐसे बड़े अखबारों में था, तो जाता था तो वो बोलने में थोड़ा ये होते थे। जैसे मैं उनके पास जाता था कि सर अपना रिएक्शन दे दीजिए, वो लिखते थे छोटे छोटे अक्षरों में और बढ़ा देते थे, फिर हम लोग उसको अखबार में छापते थे। मगर शहबाज गुप्ता बड़े कुशाग्र थे और सरकार के आर्थिक पक्षों को बड़े मजबूती से बताते थे गवर्नमेंट को। बजट के समय भी इन्वॉल्वमेंट होता था। फिर एक बार दोनों अर्थशास्त्रियों को, और एक जगदीश प्रसाद भी थे जी, आपने 3 बोला था, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में थे, और उनसे भी हमारा बड़ा घरेलू ताल्लुकात था और बड़े दिग्गज थे, वो भी लिखते थे और वो भी हम लोगों को बताते थे। हालांकि अभी शायद कहीं बाहर हैं, उनसे बहुत दिनों से। तो शहबालदा और प्रधान जी दोनों को नमन करते हुए उम्मीद करते हैं कि ये बजट जिसे केंद्र सरकार ने लागू किया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लोगों की आशा को आगे ले जाए और उनकी जो तमन्ना है कि देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरे, घर की आर्थिक व्यवस्था सुधरे, जो योजना आप लागू करते हैं उन्हें कठोरता से पालन कराएं। सिर्फ लागू करना और बोल देना ये बजट का हिस्सा नहीं होता है। इससे आगे अब आपको सर बिल्कुल ही बड़े ही संक्षिप्त में आपने कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री दोनों के ही बजट को बड़े ही अच्छे से बता दिया है।
और इसके साथ ही मैं एक चीज और भी, अभी बजट तो आ ही गया है सर, और बिहार सरकार में भी अभी आप देख रहे हैं काफी उपापो लगा हुआ है कि सरकार एनडीए की आ गई है, लेकिन मंत्रियों का भी उतना विस्तार नहीं हुआ है। इस पे आप थोड़ा सा, इस पे भी आप जरा बताएं कि आपको क्या लगता है। देखो सुश्री, मैंने पहले भी इस पे प्रोग्राम किया था कि मंत्रिमंडल विस्तार शीघ्र होगा, और पॉलिटिकल गलियारों से जब मैंने बातचीत की, मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं पहले उसकी जांच परख करता हूँ, मेरे जो कॉन्टैक्ट है उनसे मैं बात करता हूँ, तब मैं बताता हूँ कि विस्तार होगा कि नहीं। अभी जो स्थितियां लोग पॉलिटिकल सर्किल में जो बातें हो रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में कहीं न कहीं दरार है, मुझे वो नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता, इस बजट को जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही जबरदस्त सराहा है। बिल्कुल, ये तो कल के भी न्यूज, और उन्होंने कहा है कि सरकार ने हर पक्ष को मजबूती से छुआ है, और ऐसा नहीं, अगर नीतीश कुमार नाराज होते और उनकी पार्टी बीजेपी से नाराज होती तो नीतीश कुमार स्पष्ट रूप में कोई न कोई बात बोल जाते जो कि आगे बढ़ के, मैं जानता हूं कि आगे बढ़ के, जैसे जब उनको आरजेडी से अलग होना था तो उन्होंने मोदी के कुछ बिल का सपोर्ट किया था, और उसी समय से कयास लगाने गए थे कि लगता है कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का मामला ज्यादा दिन चलेगा नहीं। मगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल साफ तौर पर सपोर्ट किया और बड़े तरीके से सपोर्ट किया है, आधे मन से नहीं किया है, और उन्होंने कहा कि मेरी योजना को भी सरकार ने लागू किया है। प्रीपेड योजना जो बिजली में है उन्होंने पहले लागू किया, लेकिन सरकार ने भी उसको लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई टूट की बात हो, कहीं कोई अलगाव की बात हो। ठीक है, पार्टी अपनी है, उनको दिल्ली में लड़ना है चुनाव तो वो लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार से नाराजगी नहीं चाहती। इसलिए एक चिराग पासवान को एनडीए में न्योता जब दिया गया कि एनडीए की बैठक में, जिसका विरोध हुआ जनता दल यूनाइटेड से, और सीधे तौर पर उन्हें मना कर दिया गया भाजपा की तरफ से कि आप इस मीटिंग में न आए, तो मुझे लगता है कि इस तरह के कयास जो लगा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी मैं देखता हूँ कि नीतीश कमजोर हो गए हैं, नीतीश की अब दूरी बढ़ गई है, ये मुझे फिलहाल दिखता नहीं। इसलिए नहीं दिखता कि सामने में बंगाल का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, केरल का चुनाव है, इस टाइप से बहुत 2 राज्यों में और चुनाव है, तो बंगाल के चुनाव तक कोई ऐसी बात नहीं चाहता ये दोनों कि जिससे उसका वहां असर पड़े। तो ये जो विस्तारीकरण की बात की तुमने, मुझे लगता है कि कल तक कोई ना कोई परिणाम आना चाहिए, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली बुलाया गया है और संभवतः मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसकी चर्चा का अंतिम रूप है, और नीतीश कुमार इधर तैयार हैं और उनकी टीम भी तैयार है कि उन्हें किन्हें मंत्री बनाना है। तो ये विस्तारीकरण मेरे हिसाब से जब सेशन चल रहा है विधानसभा, तो जिस दिन सेशन ना हो, सैटरडे और संडे को सेशन नहीं होता है, हाउस नहीं चलता है, कभी कभी चल भी जाता है, मगर ज्यादातर सैटरडे संडे को हो सकता है, सैटरडे या संडे तक इसका मामला निकले। ये तो अच्छी बात है सर कि सरकार स्थिर रहे और हमारा जो संगठन है इनका, मोदी जी का और इनका अच्छा रहे। कौन? मोदी जी का और नीतीश जी का बना रहे ये चीज। सर एक चीज आपने अभी जनता दल के बारे में बात करी, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं आरएलएसपी के चीफ, उनके देखिए मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, आपने सवाल ठीक किया है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के शुरुआती दौर के साथी रहे। जब लालू यादव से नीतीश कुमार अलग होकर समता पार्टी का फॉर्मेशन किया था, तो उस समय से उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ थे
और एक बार नीतीश कुमार ने विश्वास किया था उन पर। नीतीश कुमार ने उनको विपक्ष का नेता भी बनाया था, और उन्हें अगर विपक्ष का नेता उन्हें बनाया तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार उनको जरूर मानते होंगे, या नीतीश कुमार को उनके प्रति फेथ होगा। मगर बाद में जब वो अलग हुए तो फिर केंद्र में मंत्री हुए, और फिर नीतीश के घोर विरोधी हुए। फिर वो मैं उपेंद्र कुशवाहा को करीब से जानता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा बाद में महागठबंधन की ओर आए। महागठबंधन में उन्हें ऐसा लगा कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने तेजस्वी यादव की दावेदारी को पर क्वेश्चन मार्क लगाया। जब उस क्वेश्चन मार्क लगते ही वो हटे, फिर बाद में वो ओबीसी देवेंद्र यादव की पार्टी मिलके 143 से 140 सीटों पर इन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें देवेंद्र यादव और उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरह से पिट गए। सिर्फ ओबीसी ने 5 सीट निकाला। मैं ये मानता हूं कि कहीं न कहीं राजनीतिक जमीन इनकी खिसक रही है, और वो सपोर्ट अब उनके पास दिखता नहीं है, जो सच्चाई है। और मैं ये कहता हूं कि चूंकि नीतीश कुमार अपनों को बुलाए, अपनों को पुराने लोगों को लाना चाह रहे हैं, इसी दरमियान इन दोनों की बात हुई, और अब बात कहीं फंसी है कहाँ पे, क्योंकि लव कुश का जो समीकरण है नीतीश कुमार मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष को भी कुशवाहा को ही बनाया, और इनको भी लेने की बात है। मगर पेच अब फंसा नहीं। अब इनकी पार्टी विलय करती है जनता दल यूनाइटेड में, या जनता दल यूनाइटेड में आरएलएसपी अगर शामिल होता है तो विलय होता है, और अगर खुद उपेंद्र कुशवाहा वहां जाते हैं, सपोर्ट करते हैं उनका, तो वो अलग बात है। मुझे यहाँ तक चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने की बात कर रहे हैं, और 2 मंत्री मांग रहे हैं। एक मंत्री संभवतः जो चर्चा है गलियारे में, उनकी पत्नी होंगी। अगर ये मंत्री होंगे बिहार में, और राज्यसभा से जाके वहां मंत्री बनने की इच्छा है उनकी, जैसा ये है कि अगर जो केंद्र में अगर जो केंद्र में विस्तारीकरण हो, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी एक हो, तो अब उपेंद्र कुशवाहा के पास एक यही अल्टरनेटिव बचा है। चूंकि पार्टी चलाना आसान बात नहीं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की तरह महारत नहीं कि वो पार्टी चला पाए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा, मुझे जो सूचना है वो विलय करें। हालांकि उनके ट्विटर्स में और मैंने देखा कि वो विलय की बात नहीं कर रहे हैं। विलय करेंगे, और नीतीश कुमार संभवतः या तो उन्हें यहाँ का शिक्षा मंत्री बनाए, या काउंसिल से भेजे। काउंसिल से अगर वो चाहते हैं कि 2 आदमी हमारा जाए, तो एक उनकी पत्नी का भी नाम चलता है, मेरी पत्नी को भी अब मंत्री बनाए। तो ये वो उपेंद्र कुशवाहा का इतिहास है, और उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू को छोड़ के कहीं जाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे श्री दीपक कोचबले जी को, जिन्होंने बजट के बारे में बताया, और हमारी बिहार की ताजा राजनीति के बारे में भी आपको बताया। ऐसे ही प्रोग्राम्स हम आपको लाते रहेंगे जो रोचक और जानकारी से भरे होते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। विवाक लाइव की तरफ से मैं सूची, कैमरामैन सौरभ के साथ, धन्यवाद।